जो हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। आज मैं आपको तनाव प्रबंधन के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय के अंदर यह तनाव, डिप्रेशन ये बहुत भयानक बीमारी होती है। बहुत सारी बीमारियां होती है, शरीर के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां लगती है, लेकिन यह एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध हमारी मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है। और यह बीमारी कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। कोई समय के अंदर कैंसर के रोगी बहुत होते हैं, लेकिन आज आपको इसके रोगी बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा। सामान्य सी बात है, यह एक सामान्य शब्द बन गया है। कोई भी व्यक्ति को देखो, किसी न किसी रूप का उसके ऊपर स्ट्रेस है, तनाव है। और तनाव का सीधा सा अर्थ समझ लो, तनाव का सीधा सा अर्थ है खिंचाव। किसी भी चीज को खींचते हैं, तनाव खिंचाव। आप अच्छी तरह से देखिए कि किसी भी चीज को यदि ज्यादा खींचा जाए तो उसका परिणाम, क्योंकि बचपन के अंदर भी स्कूलों के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि रस्साकसी का खेल खेलते हैं। एक तरफ कुछ बच्चे खड़े हो जाते हैं, एक तरफ कुछ बच्चे खड़े हो जाते हैं, ऐसी चीज। अब अगर दोनों तरफ बराबर के लोग रहें और दोनों तरफ एक जैसा खिंचाव हो तो फिर परिणाम क्या है? टूट जाएगा। और यदि एक व्यक्ति इसको ढीला छोड़ दे तो फिर क्या आएगा? सामने वाले गिरेगा, सामने वाले। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है? हम ढीला छोड़ना नहीं जानते, खींचने का प्रयास करते और हम सोचते हैं कि हम खींचेंगे तो शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन वह खिंचाव धीरे 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 व्यक्ति के लिए एक समस्या बन जाती है और वह व्यक्ति के एक पतन का कारण बनता है। किसी भी चीज के लिए यही चीज ठीक यही चीज अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसको ओवरथिंकर कहते हैं, हम अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो यही स्थिति हमारे साथ होगी। खिंचाव हमारे अंदर भी पैदा होगा, नशे हमारे अंदर, जितने नशे हैं उसके अंदर खिंचाव पैदा होगा। फिर हम क्या करेंगे? सिर पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। खिंचाव तो अच्छा नहीं है। कोई भी वाद्य यंत्र होता है जिससे हम स्वर निकालते हैं, बजाते हैं, सुमधुर गीतिकाएं जिसके साथ हम गाते हैं, लेकिन उस वाद्य यंत्र को भी समय समय पर उसके अंदर जो तार हैं उसको भी टाइट करने पड़ते हैं। कहाँ लूज भी करना पड़ता है, कहीं टाइट भी करना पड़ता है। एकदम ज्यादा टाइट कर देंगे तो टूट जाएंगे और ढीला छोड़ देंगे तो बचेगा ही नहीं। हर चीज को उसको भी मेंटेन करना है। आवाज तभी निकलती है जब उसको हम मेंटेन करते हैं। तो हम पूरी तरह से ना तो छोड़ सकते हैं ना खींच सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से लेवल के अंदर यदि कोई चीज रहती है तब तक हमको नुकसान नहीं होता। लेकिन वह चीज जब बाहर जाने लग जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो फिर वह हमारे लिए समस्या क्रिएट कर देती है। तो आज विशेष रूप से मैं आपको इस विषय पर फोकस करना चाहता हूं कि तनाव पैदा होने के कारण क्या है और किस प्रकार से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। भाई कोई चीज है उसको हम रोक नहीं सकते, रोकना हमारे संभव नहीं, लेकिन उसको मैनेज किया जाए। और यदि किसी भी चीज को अच्छी तरह से मैनेज करते
फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाती। तो कुछ बिंदु जो कारण बनते हैं, हमारे तनाव उत्पन्न होने के कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कारण बनते हैं। वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर्सनल व्यक्ति के लाइफ के अंदर, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं और सबकी अलग अलग सोच होती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कुछ बिंदुओं पर मैं विशेष रूप से आपका फोकस करना चाहूंगा कि जिनके कारण हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आता है। और वह मुख्य कारण, सबसे पहला कारण कि आज की भागम भाग की जिंदगी, आज की ये भागम भाग की जिंदगी आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि आज का जो युग है प्रतिस्पर्धा का युग, आगे बढ़ने का युग, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भागम भाग। ये आप कितना भागोगे किसी भी चीज के लिए, आप कहां तक भागोगे, कितना भागोगे, आगे जाना कहां पर, ये हमारे माइंड के अंदर फील होगा, हमको जाना कहां। सिर्फ हम भागते रहे तो फिर भागते रहो, थक जाएंगे। और प्रतिस्पर्धा का युग ये हर किसी पर हावी। बच्चा है, स्कूल के अंदर है तो उसके ऊपर भी लोड है, इतना % मार्क्स लेके आना है, और बच्चे के दिमाग पर फिर प्रेशर डाला जाता है, घर से प्रेशर डाला जाता है कि इतना % इतना % इतना % इतना %। बार बार उसके ऊपर हम अगर दबाव देते हैं तो बच्चा भी क्या देखता है, पढ़ाई करनी, पढ़ाई करनी, नहीं तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, और फिर उसके ऊपर कितना पड़ेगा। आखिर उसकी भी जिंदगी होती है, कोई आपने अपनी जिंदगी जी, आपको पता है कि आप अपने समय के अंदर जो जिंदगी जिए वो हंसते खेलते गली के अंदर भागते दौड़ते कितने दोस्तों के साथ खेलते होते, लेकिन आज के समय के अंदर कहीं मिलते हैं या कोई, और सुबह से लेकर तो शाम तक क्लास ही क्लास लगती है, डांस क्लास जाना है, वो स्विमिंग क्लास जाना है, वो क्लास जाना है, यहाँ जाना है, स्कूल जाना, वो इतना सारा तो उसके ऊपर लोड आ गया। और सीए की किताबें देखो तो पूरा अलमारी पड़ जाती है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। प्रैक्टिकल कम और थ्योरिकल ज्यादा हो गया। प्रैक्टिकल व्यक्ति के जीवन में नॉलेज कम हो, और यह सिर्फ उसके बच्चे के नहीं, बच्चे के लाइफ के अंदर भी यही चीज है, बड़ों के जीवन के अंदर भी यही चीज है। बिजनेस कर रहे हैं तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, मैं कैसे इससे आगे निकल सकता हूँ, मेरे पास कैसे आ सकता है, उसके लिए भागम भाग लगी रहती। और सोशल मीडिया के जमाने के अंदर और भी ज्यादा अभी कुछ समय पहले ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग अपनी फोटो चढ़ाते हैं और ये मेरे को ज्यादा व्यू मिले, मेरे को ज्यादा व्यू मिले, मेरे को ज्यादा लोग शेयर देखें, लाइक करें। इतनी होड़ हो गई, इतनी ज्यादा होड़ हो गई कि उसके कारण से किसी को व्यक्ति कम देखते हैं ना तो व्यक्ति की टेंशन होती है, मेरे को लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, मेरे को देख ही नहीं रहे, मेरे को लाइक ही नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोगों ने सुसाइड भी की। और इसके कारण से अभी कुछ समय पहले ऐसा है कि फेसबुक ने 6000 करोड़ का अलग से फंड इकट्ठा किया है कि इसके ऊपर सर्च रिसर्च होना चाहिए, इस चीज को दूर कैसे करें, इसके लिए कोई नई चीज है। ये चीज हर जगह एक दूसरे से आगे प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर भागने की दौड़ लगी हुई है और यह एक टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। दूसरी कारण कि बहुत सारा शारीरिक श्रम करना। देखो हम दिन भर मेहनत करते हैं, ज्यादा भागेंगे तो व्यक्ति क्या करता है, थक जाता है, तो फिर थकान आ जाती है तो फिर आराम से नींद और आती नहीं आती। यहाँ आपको एक बात बताऊँ, चाइना के अंदर मोबाइल का इतना क्रेज बढ़ गया। कुछ दिन पहले रिसर्च हुआ, उसके लिए चाइना के अंदर मोबाइल जैसे नशा छुड़ाने के लिए अलग अलग स्कूलें होती है, मोबाइल छुड़ाने के लिए भी वहाँ पर स्कूलें, ट्रेनिंग क्लासेस, उसका प्रोसेस मैंने पढ़ा था कि उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके अंदर ये लिखा था कि उन बच्चों को, माँ बाप इतने परेशान हो गए हैं, उन बच्चों को फिर उस स्कूल में भर्ती करते हैं और भर्ती करने के बाद उन बच्चों से 3 महीने तक इतना हार्ड वर्क कराया जाता है, इतना हार्ड वर्क, सुबह से लेकर के शाम तक। मोबाइल का तो देना ही नहीं, एक फौजी होता है ना मिलिट्री वाला, उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क, और फिर दिन भर 18 घंटे तक उसको इतना वर्क कराते हैं कि वो थक जाता है। थकने के बाद क्या होगा, सोचेंगे मोबाइल देखेंगे। यह प्रोसेस 3 महीने तक उसके साथ रहता है।
3 महीने तक वो बार बार एक ही चीज रहेगा तो धीरे धीरे उसकी आदत कम पड़ने लगेगी। अब यहाँ पे जैसे आप के लिए किया गया, लेकिन समस्या ये हो गई कि सारा काम ही मोबाइल पर, बिजनेस भी मोबाइल पर है, वो काम भी मोबाइल पर, सब मोबाइल पर करेंगे, छोड़ना मुश्किल। लेकिन आदत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, तो आदत पड़ जाती है तो खराब। बाकी तो काम काज के लिए अगर व्यक्ति अगर उसका उपयोग करता है तो लिमिट में उपयोग करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा अगर अनावश्यक हम उपयोग करते हैं तो वो नुकसानदायक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। फिर अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं, यह भी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके लिए भी हम बहुत ज्यादा भागल करते हैं। और इन सब कारणों के साथ में एक सबसे बड़ा कारण है कि पारिवारिक रिलेशंस, जो पारिवारिक संबंध होते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहली बात तो परिवार भी सिंगल हो गए। कोई समय के अंदर सामूहिक रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी कि एक भाई कहीं चला गया, मान लो किसी की शादी में जाना, किसी कोई काम में जाना, कहीं बिजनेस पर्पस से जाना, कहीं भी जाना, तो एक भाई चला गया, दूसरा किसी संभाल लेता, कोई टेंशन नहीं। अब अगर सिंगल रहते तो क्या हुआ, सारा लोड उसी के ऊपर, सारे दायित्व निभाना, सारे कर्तव्य निभाना, दुकान धंधा छोड़ करके जाना, घर बार छोड़ करके जाना, घर छोड़ के आया तो पीछे करके घर के अंदर चोरी चपाटी नहीं हो जाए, बिजनेस छोड़ के आया तो फिर पीछे टेंशन, इतने दिन दुकान बंद हो गई, जाना भी जरूरी, करेगी क्या, सारे दायित्व भी निभाना, बहुत सारे ऐसी स्थितियां बन जाती है। और उन सबके साथ में सबसे बड़ा कारण है अविश्वास, कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। घर के अंदर जब हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं तब तक तो गाड़ी व्यवस्थित चलती है, लेकिन ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर वो धागा टूटने में समय नहीं। विश्वास होना बहुत जरूरी है। आजकल जो बहुत सारे तलाक के कारण बन रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण कि पति पत्नी अभी शादी हुई, शादी होने के महीना भर भी नहीं निकलते और तलाक हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं। कुछ ऐसे माहौल, ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है जिसके कारण से सारी स्थितियां बनती है। तो देखो कि यह सब तो कारण बताए गए कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से यह स्थितियां क्रिएट होती है। और व्यक्ति के लाइफ के अंदर पर्सनली और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही कारण है, लेकिन मैंने कुछ अपने कारण बताया कि इस प्रकार के कारण हो सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं। अब यह सारी स्थितियां जब हमारे सामने आती है तो हमारे दिमाग के ऊपर लोड पड़ेगा और उसके कारण से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक जीवन के अंदर सबके अंदर यह प्रभाव दिखाने लगता है। ये एक सेलिब्रेट फैक्टर है, मानसिकता के अंदर भी, आपके विचारों के अंदर भी, भावों के अंदर भी, सोच विचार के अंदर, सब में परिवर्तन आएगा। आपके कार्य काज के अंदर भी, आप सोशल एक्टिविटी करो, सब में कुछ न कुछ इफेक्ट दिखने लगेगा। तो कहा गया है कि यह इस प्रकार के इसके दो कारण बताए गए। ये उत्पन्न होने का कारण क्या? असामान्य परिवर्तन। हम एक सहज जिंदगी जी रहे हैं, सहज जिंदगी जी, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी। स्थिति कैसी बन सकती है? बाह्य कारण भी हो सकता है और आंतरिक कारण भी हो सकता है। दबाव कैसे कि बाहर के निमित्त भी मिल सकते हैं और हमारे भीतर के कसायों के कारण भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। दो प्रकार की स्थिति हमारे सामने पैदा हो जाती है। अब दो प्रकार की स्थिति हमारे सामने आई, बाहर के कारण भी बहुत सारे बता देंगे कि मौसम के कारण भी हो सकता है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, कई व्यक्ति ऐसे होते भूख सहन नहीं होती तो टेंशन में आ जाते हैं, 5 मिनट भी सहन नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कारण बन सकते हैं। और प्रतिकूल, सामने वाला कुछ बोल रहा है, अचानक किसी ने कुछ बोला, हमारी टेंशन हो, सामने वाले को आके कहा, हमारी टेंशन हो गई। बहुत सारे बाहर के निमित्त भी बन सकते हैं और अंदर के निमित्त भी, क्या अंदर के निमित्त भी हमारे बन जाते हैं। अब यह कारण क्या बनता है? यह जब बाहर के या अंदर के जो भी कारण बने, जिस कारण से भी हमारे सामने स्थिति आई, तो हमारे सामने दो चीजें होती। दो चीज क्या होती है कि या तो व्यक्ति उसको सहन करता है,
या वो सहन नहीं करता। सहनीय और असहनीय स्थिति होती है, दो प्रकार की स्थिति होती है। जब सहन करने की कैपेसिटी होती है कि मेरे सामने ये परिस्थिति आई है, हर परिस्थिति को हम अपने हिसाब से सहन करना सीखें, कोई दिक्कत नहीं। कई बार व्यक्ति कहता है कितना सहन करें, हम कितना सहन करें, बहुत समय हो गया सहन करते करते। कोई कुछ बोलता है, बहुत इतने लंबे समय से हम सहन कर रहे हैं, सहन करने की भी कोई सीमा होती है, हमसे अब सहन नहीं होता है और अनेक प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो एक स्थिति बनती है सहनीय स्थिति और एक स्थिति बनती है असहनीय स्थिति। अब असहनीय स्थिति जब होती है तो बाउंडर फूटता है, आदमी बोल देता है, जो भी सामने खड़ा हो, कौन खड़ा है, बड़ा है, छोटा है, मेरे लिए सम्मानीय है कि क्या कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा है, कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी। सामने जो भी है उसको तत्काल उसका प्रतिकार है। और एक होता है कि चुपचाप उसको सहन कर। अब सहन करने के अंदर भी समस्या, सहन करते समय भी समस्या क्या होती है कि दिमाग में घुटन पैदा हो जाती है, अंदर आदमी घुटने लग जाते हैं, क्योंकि कोई चीज सामने आई, हमारे सामने चीज तो आ गई, अब हम उसको प्रतिकार नहीं कर पा रहे, हम उसको बोल नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा, हम अपने मन के अंदर ही उसको सोचते रहेंगे। और वह बात आगे पीछे घूम फिर के कितने दिनों तक वो बातें घूमती रहेगी। तो समस्या किसको दिखेगी? चीज होती है मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर क्या होता है कि कोई चीज आ गई, जरूरत नहीं है, फिर हटा दो उसको, नहीं तो फिर वो हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम मैसेज आ जाएंगे, मोबाइल हैंग हो रहा है। अगर वही चीजें हमारे, इतनी सारी चीजें हमारे सामने रोज आती है, क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे व्यक्ति हमसे मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा संपर्क होता है, व्यवहार होता है, बातचीत होती है, सब कुछ होता है। अब वो लोग हमारे सामने आ रहे हैं, अब उन इतनी सारी उनकी बातें हमारे सामने आती है, तो इतनी सारी अगर बातें आएंगी, हम सब बातों को लेकर नहीं चल सकते, सब बातों के ऊपर हम फोकस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि व्यक्ति उसको इतना लेता रहता है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सारी चीजें लेता है, उसके दिमाग के ऊपर दौड़ आता है। अनावश्यक चीजों को बांध छोड़, अगर हम उसको छोड़ेंगे, हटा देंगे, तो हमारे लिए फायदेमंद है, नहीं तो बढ़ते जाओ तो उसका अंत है। तो खोपड़ी है, इसमें जितना डालोगे ना, डालते जाओ, फिर सोचते रहो। एक चीज नहीं समझ, सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ भी बोलता है, उसने बोल दिया, हमने सुन लिया, बात वो व्यक्ति भी चला गया, हम भी चले। लेकिन हमारे मन के अंदर क्या है कि बार बार उस चीज को लेकर के घूमेंगे, ऐसे उसने ऐसा कहा, उसको ऐसे जवाब देना था, उसको ऐसा करना था, वो तो बोल के चला गया। अब देखो गलती उसने की, एक बार गलती की उसने, वो तो बोल के चला गया। गलती उसने कितनी, एक बार की, उसको अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि उसको पाप लगा, देखकर पाप लग गया, उसको बोल दिया और पाप लग गया उसको, और हम उसको कितनी बार सोचेंगे, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार। अब हम जितनी बार उसके लिए सोचेंगे ना, तो 100 बार हम सोचेंगे, तो 100 बार पाप की भागीदारी होगी। वो तो बेचारा एक बार ही बोल के चला गया, वो तो एक बार बोला, अब उसके मन में है कि नहीं है, वो हमारे सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, भगवान उसके मन में क्या है क्या नहीं। लेकिन हम उसके लिए इतना सोचेंगे कि वो तो एक बार में फ्री हो गया, और हम 100 बार में भी फ्री नहीं होगा। और वो बात हमारे दिमाग के अंदर सारी चीजें घूमती है, तो वो हमारे सामने समस्याएं क्रिएट करती है, वह हमारे सामने परिस्थितियां लाती है, और हमारे जीवन का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। असामान्य सामान्य जीवन जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है, आराम से चल रही है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, आराम से गाड़ी चल रही है। लेकिन तनाव उसको बोलते हैं जब हमारे जीवन के अंदर, हमारे सहज जीवन के अंदर असामान्य परिवर्तन होने लग जाता है।
जैसे ही कुछ कहा और इफेक्ट चालू हो गया, और वह परिवर्तन होते होते धीरे धीरे वो डिप्रेशन का। एक सामान्य सी बात है कि हम इसको कि हमारे शरीर के अंदर ये सारे तंत्र कैसे काम आते। एक सामान्य सी उदाहरण से समझाया गया। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के नाड़ी तंत्र है, जिसके विषय में आपको कई बार बताया जाता है और कायोसर के अंदर विशेष रूप से इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि अनुकंपी नाड़ी तंत्र और परानुकंपी नाड़ी। और यह अनुकंपी नाड़ी तंत्र क्या है? यह सीधा एकदम सीधा सा है। अनुकंपी नाड़ी तंत्र का सीधा सा अर्थ ये है कि जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है और तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। और परानुकंपी नाड़ी तंत्र क्या करती है? वापस रिलैक्सेशन की तरफ, वापस स्थिर कैसे हो सकते हैं, वह काम यह काम करते हैं। अब इफेक्ट कैसे आता है? जैसे इसको समझाया, एक व्यक्ति वह किसी चीज को देखता है, किसी भी चीज को देखते ही उसका सीधा वहां से संपर्क कहां पर जाता है? यहाँ पर आ गया हाइपोथैलेमस, यहाँ पर ग्रंथि, दिमाग के अंदर यहाँ पर एक ग्रंथि। सारा इफेक्ट सीधा यहाँ से यह देखा, देखते ही कहां पर गया? यहाँ गया। फिर उसके बाद में पिट्यूटरी यहाँ पर जाता है, फिर अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जाता है, और फिर वहां से हमारी अनुकंपी नाड़ी तंत्र इसमें सक्रियता। अब ये कितना क्षणिक है ये सारा प्रोसेस, लेकिन होता बहुत क्षणिक कैसे होता है कि एक छोटी सी उदाहरण से समझ लो कि यहाँ अचानक सांप आ गया। अभी अचानक यहाँ पर सांप आएगा तो क्या इफेक्ट आएगा? मान लो कि यहाँ पर हम खड़े है ना, अचानक सांप आ गया तो हमारे मन में एक भयभीत है ना। फिर भयभीत होकर तो क्या इफेक्ट आएगा? सीधा सा हमने देखा और देखते ही असर हो गया, लेकिन वो इतने प्रोसेस से होके निकला है ना, प्रोसेस इतना सारा प्रोसेस हो गया, लेकिन देखते ही हमारे मन के अंदर भय व्याप्त हो गया। अब भय व्याप्त होगा तो अपन क्या करेंगे? भागो यहाँ से, भाग जाओ। और कोई अच्छा मतलब मजबूत आदमी होगा लट ले जाओ, मार दो। अब अपने जैसे आदमी तो मार नहीं सकता है ना, इतनी ताकत अपने अंदर नहीं, उसको देखा तो भाग जाओ, बोलिए वहां से भाग जाओ। एक काम या तो उसको कैसे ही बैठो, किसी को बुला के हटा दो, या फिर भाग जाओ यहाँ से। लेकिन कोई ताकतवर आदमी हो तो डंडा लेके आएगा, सीधा तो मार दे, खत्म कर देगा, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा, जहरीला सा। दूसरा इंसान जो सांप पालते सपेरे होते हैं, तो सांप को देखते क्या होगा? खुश हो जाएगा, यार सांप दिख गया उसको, तो वो तो बीन बजा करके उसको कब्जे में ले ले, उसका जहर निकालेगा, जो भी उसको करना है उसका काम है, वो डरेगा नहीं, उसके अंदर भय व्याप्त नहीं होगा। लेकिन अपने मन के अंदर वो भय व्याप्त है। तो पहला हम हैं जो एक भयभीत हो जाते हैं, दूसरा सपेरा देख करके खुश हो जाता है, और तीसरा वीतराग स्थिति, तटस्थ। अब अगर कोई वीतराग अवस्था के अंदर जिनकल के साधक होते हैं, साधना करते हैं और साधना की उत्कृष्ट स्थिति होती है, सामने यदि शेर आकर के भी खड़ा हो तो पीछे नहीं हटते, इतना उनका मनोबल दृढ़ होता, वो होते तटस्थ वीतराग है। अब केवल ज्ञानी है, उसके साथ कोई इफेक्ट नहीं होता, कुछ प्रभाव नहीं आता, क्योंकि वह हर प्रकार की स्थिति से ऊपर उठी है, चाहे शारीरिक स्थिति हो, चाहे मानसिक स्थिति से सब दूर हो। स्थिति सब क्या है? भगवान महावीर के सामने इतने सारे कष्ट आए, इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन भगवान महावीर ने क्या हुआ? भगवान महावीर ने क्या किया? सहन किया ना, सारी स्थितियां आई तो उसको भगवान महावीर ने सहन किया। अब सामान्य आदमी उसको सहन नहीं कर सकता है, लेकिन
सामान्य आदमी सहन नहीं करेगा, लेकिन भगवान महावीर ने उसको सहन किया क्योंकि उन्होंने अपने साधना के स्तर को बढ़ाया। अब यह सारी स्थिति जैसे हमारे सामने आ गई तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन क्या है? हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले इफेक्ट किसमें आता है? शरीर की। जैसे हमने यहाँ पर सांप को देखा, सांप को देखते क्या होगा? परिवर्तन किसमें आएगा? शरीर के अंदर सबसे पहले। हमारे मन के अंदर आएगा क्या है कि हार्ट की गति बढ़ जाएगी सबसे पहले, है ना? सबसे इफेक्ट किसके अंदर? सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ जाता है, कहते हैं धीरे धीरे धड़कन बढ़ गई, श्वास की वेग बढ़ गई, ये सारी स्थिति क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले इफेक्ट यहाँ से देखा व्यक्ति, भय हुआ, भय होते ही हमारे हार्ट की धड़कन बढ़ गई, श्वास का वेग बढ़ गया, शरीर की सारी स्थितियाँ धीरे धीरे यहाँ से इफेक्टिव चल रही है। और सारा का सारा कहते हैं कि शुरुआत से ये हार्ट पंपिंग है तब तक ठीक है, चल रहा है ना? उसके बाद में हमारे बॉडी के अंदर पाचन तंत्र के अंदर इफेक्ट आता है। जब यहाँ से इफेक्ट चालू हुआ, अब रक्त का संचार है बॉडी के अंदर, सारा रक्त का संचार जैसे हो रहा है। अब अलग अलग सारे के सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, यकृत अपना काम कर रहा है, और कहते हैं कि किडनी अपना काम कर रही है, और वो लीवर अपना काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब कहीं बॉडी के अंदर फिर उसके बाद में सरकार कहते हैं ना कि जो ग्लूकोज है वो सारी मात्राएं शरीर के अंदर सारा इफेक्ट, उसके बाद में बॉडी के अंदर फिर जननांगों के अंदर इफेक्ट आने लग जाता है। सारे के सारे हमारे जीवन के अंदर शरीर पहले सबसे पहले इफेक्ट कहाँ आता है? शरीर। और शरीर के बाद में सारा का सारा नाड़ी तंत्र ये काम करना चालू करता है। अब ये सारे इफेक्ट आने के बाद अब हमारे शरीर की सारी स्थितियां बदल जाती और लक्षण जो कहते हैं ना सामान्य से असामान्य स्थिति के अंदर चले जाते। अब उसके बाद में हमारी स्थिति बदलती है और धीरे धीरे ये सारी स्थितियों के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन। अब देखिए, अब तनाव के अंदर जब व्यक्ति जाता है तो कहा गया कि उसको पहचानने कैसे? ये व्यक्ति डिप्रेशन में, सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन उसको पहचानने किसी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, मनोचिकित्सक डॉक्टर है, उसके पास जाओगे तो शरीर के हाव भाव देखता है। सबसे फेस रीडर होता है। फेस रीडिंग कैसे करते? आप जैसे ही वहां पर एंट्री करोगे, आपकी चाल ढाल कैसी है, आपके हाव भाव कैसे है, आपका आई कांटेक्ट किधर है, आपके नजरे के हाथ पांव किधर हिल रहे हैं, सारी स्थिति वो आपकी एंट्री करते ही वो सारा देखने लगता है। और उसके आधार पर वह यह निर्णय करता है कि वर्तमान में इस व्यक्ति की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति, उसके आधार पर वो सारा निर्णय करता है। अब ये सामान्य से कुछ लक्षण बताए कि अगर व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, तनाव में रहता है, उसके दिमाग पर लोड रहता है, तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे लक्षण घटित होने लग जाते हैं। शारीरिक लक्षण, श्वास की गति बेकार हो जाती है, ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो जाती है श्वास की गति। आपको जो भी प्रयोग करवाया जाता है उस प्रयोग के अंदर सबसे पहले फोकस किस पर करवाया जाता है? सबसे पहले कंट्रोलिंग पावर, श्वास ये व्यवस्थित हो। कहीं तो श्वास लेना ही नहीं जाता। कितने व्यक्ति बोलते हैं कि श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है कि अंदर जाता है? तो क्या है कि सांस लेते छाती फूलती है, पेट अंदर जाता है ना? ऐसे होता है। आप सामान्य व्यक्ति को आप कभी पूछो, सामान्य हम जाके तत्काल किसी को पूछोगे श्वास लेकर क्या होगा? क्या छाती खोलती है, पेट अंदर चला जाता है। श्वास लेने के सिस्टम छोटा सा बच्चे को देखो आप, छोटा बच्चा है, सोया हुआ लेटा हुआ है, छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, साल भर का बच्चा है, श्वास कैसे लेते उसको देखो। वो सहज प्रक्रिया में चल रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कुछ नहीं है उसके दिमाग, कुछ भी नहीं। इसलिए तो बच्चा प्यारा लगता है ना? बड़े होने के बाद में इतने सारे टेंशन हो जाते हैं, इतने सारी स्थितियाँ क्रिएट हो जाती है। जब बच्चे होते हैं ना वो स्थितियाँ क्रिएट नहीं, इसलिए बड़ा प्यारा। तो यह स्थितियाँ बताई गई है कि जब व्यक्ति टेंशन में होता है, तनाव में होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर
में आजकल डार्क नेस भी आते हैं ना, ये कारण ये किसके लिए, ये सब ये बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेते हैं ना यह कारण बन जाता है। इस प्रकार से शरीर के अंदर, सिर के अंदर दर्द होना, आंखों के अंदर टेंशन, कान के बहुत सारे, शरीर के अंदर बहुत सारी व्याधियाँ चालू होती हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां भी इस टेंशन के कारण पैदा हो जाती हैं। फिर उसके बाद में मानसिक और भावनात्मक स्तर पर यह परिवर्तन कि जो व्यक्ति इस स्थिति के अंदर है उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा हो, हर छोटी छोटी चीजों में इरिटेट होने लग जाएगा, झुंझलाहट पैदा होने लग जाएगी, बातचीत का तरीका सही नहीं होगा। ये सारी स्थिति उसके अंदर ये क्रिएट होगी और उस व्यक्ति के अंदर हीन भावना की स्थिति, जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है उसको हीन भावना महसूस होती, अपने आप को कुंठित हो जाता है, वो असुरक्षा के भाव पैदा होता है, उसको यह लगता है कि मेरी सुरक्षा करने वाला ही कोई नहीं, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं। घर के अंदर 10 मेंबर, 10 व्यक्ति रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन तो उसके दिमाग में क्या है, ये व्यक्ति है, घर वाले मेरे रिलेशन सोचते नहीं है, सबका दूसरे का ध्यान रखते हैं, मेरा तो कोई सोचता ही नहीं, करता ही नहीं। और यदि अगर 2 व्यक्ति बात करेंगे ना, उसको फीलिंग क्या होगी, ये मेरे विषय में बात कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बात चल रही है, दिमाग में क्या रहेगा, ये मेरे विषय में बात, दिमाग के अंदर उसकी भूचड़ा बनेगा। सामान्य बात भी उसका कितना भी आप करोगे तो लिखा हुआ है मेरे साथ में, मतलब इस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर व्याप्त होने लग जाती है, असुरक्षा की भावनाएं व्याप्त हो जाने लगता है और इसके कारण से बहुत सारी अनिद्रा की जो बीमारी होती है और बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने, यह हमारे मानसिक स्तर पर प्रभाव और व्यवहारिक लक्षण, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन, जो जीवन शैली है वो सारी बिगड़ जाए, सोने का टाइम, उठने का टाइम, किस टाइम क्या करना है, कुछ पता नहीं, कुछ अता पता नहीं, सारा का सारा हो। और उसके बाद में गलत रास्ते के ऊपर चढ़ने का कारण बन जाता है। आजकल बहुत सारे लोग हैं ड्रिंक करने, नशा करते हैं, क्या करते हैं, कुछ शौक से करने लग गए, कुछ लोगों क्या किया, मतलब प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी टेंशन है, ऐसी हमें इतनी सारी समस्याएं हैं, उस टेंशन से फ्री होने के लिए हम नशा करते हैं, टेंशन से फ्री हो जाएंगे नशा करने से, ड्रिंक करने से व्यक्ति टेंशन फ्री हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करते कहते हम तो इतने सारे हमारे टेंशन है कि ड्रिंक किए बिना तो फिर वो टेंशन दूर ही नहीं। ड्रिंक से कितना 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जितनी देर नशा रहेगा उतना देर में असर आ जाएगा, उसका क्लियर कर दिया, सो जाओ बढ़िया, लेकिन उसके बाद और उसका असर भी एल्कोहल होता है तो बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट डालेगा और उसके बाद तो गलत रास्ते पर, गलत वे के अंदर जाने का भी एक कारण है। अब उसके कारण से वो गलत रास्ते में जाएगा, संगत उसकी गलत हो जाएगी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस स्थिति के अंदर जी रहे। और सोशल एक्टिविटीज उसकी वो भी बिगड़ जाएगी सारी की सारी। कहीं तो मान सम्मान नहीं मिला, मेरे को तो यहाँ पर कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को तो मान सम्मान नहीं देते, मेरे साथ ये करते हैं, मेरे को तो पीछे रखते हैं, मेरे तो फोटो नहीं आगे नहीं लाते। ये सारी स्थिति क्यों? फोटो खिंचा रहे 4 आदमी तो उसको एक तरफ कर दिया, देखो मेरे को पूछते करते नहीं। ये सारी स्थितियाँ ये भी व्यक्ति को टेंशन हो जाती है, मेरी तो वैल्यू खत्म कर दी, कुछ पूछने खत्म। ये सारी स्थितियाँ उसके लाइफ के अंदर। अब यह सारी तनाव की स्थिति तो हो गई है, अब करना क्या? ये स्थिति तो हो गई, मान लो हमारे सामने आ गई, अब करना क्या? सॉल्यूशन डॉक्टर के पास जाओ। मानसिक चिकित्सक जो होते हैं उनके पास जाओ और ऐसे आज के समय के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास में लोग भाग करके जाते हैं, बहुत डॉक्टर हैं, ठीक है, जगह जगह आपको मिलते हैं। अब उन डॉक्टर के पास जाओ तो क्या करेंगे? वो बोले मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने उससे मिला, मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी दवाई देते हो? क्योंकि दवाई लेने के बाद में
बड़ी खुशी होती है, मन के अंदर बड़ी शांति हो जाती है। लोग लेते हैं जो दवाई लेते हैं कि दवाई लेने के बाद बड़ी हैप्पीनेस महसूस होता है। मैं डॉक्टर से बात नहीं करता, मैं डॉक्टर से कौन सी दवाई होती है जिसके कारण उसके अंदर मतलब खुशी पैदा होती। उन्होंने कहा कि उस रसायन ऐसे होते हैं जो उस दवाई के अंदर जो हम उनको देते हैं वो कुछ समय के लिए उसको जो उसकी नशे होते हैं शांत कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं, तो अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस होता कुछ नहीं। और वो दवाई बॉडी के अंदर जाकर के लंबे समय तक लेने से शरीर के जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर बाद में एक समय आने के बाद में आप ना तो उस दवाई के बिना जी सकते और धीरे धीरे हाथों के अंदर नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएंगे, वाइब्रेशन होना और ना खड़े रहने के अंदर प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक बार के लिए व्यक्ति को रिलीफ महसूस होता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम इसके साथ में काउंसलिंग भी करते हैं, उसके मन की बात बाहर निकालते हैं। कहते हैं ना कि अपने देसी भाषा के अंदर बोले कि पेट का आफरा निकल जाता है, आदमी को साथ अपने मन की बात कह देता है तो कुछ हल्का हो जाता है। समस्या ये होती है कि हम अपने मन की बात कहें किसको, हम अपने मन की बात कहें किसको, हर किसी को तो कह नहीं सकते, कहें किसको, तो फिर समस्याएं क्या। अब डॉक्टर ने बोला कि हम सबसे पहले पेशेंट को ट्रस्ट में लेते हैं और उसको इतना ट्रस्ट देते हैं कि तुम्हारी बात हमारे बीच में रहेगी और हमारे लिए एक सिद्धांत है कि हम अपनी बात अपने घर पे जाके अपनी औरत को भी नहीं बता सकते। इतना ट्रस्ट उसको देना पड़ता, तब जाकर के वो धीरे धीरे अपनी सारी चीजें बाहर निकालते। एक जनरल सी बात है, समय भी हो रहा है, लेकिन मैं एक छोटी सी है कि जब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर का निर्माण क्यों किया, मंदिर क्यों बनाया? शांति के लिए। वहाँ जाके क्या शांति मिलेगी? शांति मंदिर का निर्माण क्यों किया? सामान्य सी बात है, आप एक और जगह से बहुत मंदिर मिलते हैं। मंदिर का निर्माण इसलिए कि व्यक्ति के सामने ये स्थितियां घटित होती है कि वह अपनी सारी चीजें हर व्यक्ति के सामने नहीं कर सकते। मंदिर में जाकर के पश्चाताप उसके सामने कोई बात हो जाती है, उसके मन के अंदर कोई बात होती है, कोई गलती हो जाती है, कोई प्रमाद हो जाता है, अब सबको पता है तो बेकार हो जाए, डर लगता है, अरे इंसल्ट हो जाएगी, क्या करें? मंदिर में जाकर के भगवान से मेरे सारी गलती मांगते हैं। और जैन शास्त्रों के अंदर उल्लेख मिलता है कि जैन साधनाचर्या के अंदर, जैन पद्धति के अंदर शास्त्रों में आगमों में उल्लेख है कि साधु को आगे प्रायश्चित लेने की विधि के अंदर लास्ट एक प्रायश्चित होता है जिसके अंदर वह जंगल में जाकर के, अगर कोई नहीं हो, जंगल में जाकर के वृक्ष के सामने खड़ा होकर के और अपनी सारी की सारी चीजें, मतलब कि अपने आप को हल्का कर। अब अपने आप को हल्का करने के लिए सबसे अच्छा साधन कि हम यदि अपनी बात किसी को नहीं कह सकते, इसके लिए है प्रायश्चित की भावना अपने मन में रखें। कोई हो जाए, गलती हो जाए, स्वयं का अगर हम नहीं कर सकते तो स्वयं उसका प्रायश्चित अपने मन के अंदर लेना। और सारी दृष्टि जो हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, कहा गया कि उन सब रसायनों को, नाड़ी तंत्रों को वापस कंट्रोल में लाने के लिए कायस्थ का प्रयास, जो धीरे धीरे व्यक्ति की सारी जो स्थितियां हैं उस स्थितियों से व्यक्ति को हटा देता है, सारी चीजें हटा देता है। और धीरे धीरे वो हर स्थिति के अंदर व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को हैंडल कर सके, मजबूती से अपने आप को मजबूत रख सके, उसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है कायस्थ। तो तनाव मुक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग, तनाव मुक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग कायस्थ जो आपको यहाँ पर करवाया जाता है। उससे क्या होगा कि आपकी अनुकंपी नाड़ी जो है, जिसमें कोई भी चीज को देखते ही सक्रियता बहुत तीव्र हो जाती है, उसको कंट्रोल करना। और पुरानुकंपी नाड़ी तंत्र है जो हमको एक लेवल के अंदर ले जाता है, लेवल में ले जाने का प्रयास करता है, उसकी सक्रियता को, ऊर्जा को बढ़ा दें ताकि हम हर स्थिति के अंदर अपने आप पर कंट्रोल कर सकें। तो यह तनाव की जो आज के समय के अंदर बहुत बड़ी समस्या है
और उस तनाव से मुक्त होने के लिए आपको यहाँ पर यह प्रयोग करवाया जा रहा है। आप उस प्रयोग को जरूर सीखिए और अपने जीवन में उसे करिए। समस्या आएगी, लेकिन उन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले जरूरी है रिलैक्सेशन। जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आप समस्याओं से निदान नहीं कर सकते, समस्याओं से निपट नहीं सकते हैं। इसलिए रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो यह मुनि श्री सानिध्य में यहाँ पर जो शिविर के अंतर्गत यह आपको प्रयोग करवाए जा रहे हैं, तो आप उस प्रयोग को रेगुलर रखेंगे तो शायद यह जो आज के समय की जो समस्या है उस समस्या से हम मुक्त हो सकेंगे और दूसरों को भी हम एक रास्ता दिखा सकेंगे, हम उनको भी मुक्त कर सकेंगे। ऐसा हम प्रयास करें।